हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हंट सीरीज में हमारा चल रहा था डे 10, चैप्टर चल रहा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर का आज ये सेकंड लेक्चर है। टोटल इस चैप्टर के 3 लेक्चर होने वाले हैं, जिसमें से आज सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। हमेशा की तरह जो लेक्चर रहेगा वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होगी और लास्ट में करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके स्कोर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि डेली रात को हम 10 क्वेश्चंस डालते हैं उसमें, जिसको लगाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। 10 क्वेश्चंस डेली के मतलब 300 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए एक महीने के। और कंसिस्टेंसी इज द की। डेली आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो बेनिफिट तो आपको होगा। पहला हमारा टॉपिक जो आज का है वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो होता है ये नेफ्रॉन के अंदर, और इसमें हम 3 प्रोसेस पढ़ते हैं। और वो 3 प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा। आपने पढ़ा होगा कि एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेकर आती है और एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यानी कि ग्लोमेरुलस बना देती है, और जो किडनी से ब्लड लेकर जाए वो होती है इफरेंट। ठीक है, फिर आपने देखा कि ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यानी कि ग्लोमेरुलस है, ये पड़ा हुआ है बोवेंस कैप्सूल के ऊपर। बोवेंस कैप्सूल आगे जाकर पीसीटी में खुल रहा है। पीसीटी फिर एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर यानी कि हेनलेस लूप बना रही है, फिर डीसीटी, और लास्ट में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये चीज हमने अब तक आपने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। अब देखो होता क्या है, ब्लड आ रहा है ना इस एफरेंट के थ्रू, ग्लोमेरुलस में से ये ब्लड पास होता है, और जब ग्लोमेरुलस से ये पास होकर बोवेंस कैप्सूल में आ जाएगा, इसको फिल्ट्रेट कह देंगे। अब ये तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से मैंने बात की, डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिटेल में ये चीजें होती कैसे। तो देखो हमारा फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कौन कैरिड आउट करवा रहा है, ग्लोमेरुलस करवा रहा है। यहाँ से ना ब्लड इतनी फाइनली पास होता है कि ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें से प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सब कुछ ही लगभग पास हो जाता है। और ये इतनी फाइन फिल्ट्रेशन है कि इसीलिए इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। होगी कैसे, तो देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज आप पढ़ोगे, ये जो ग्लोमेरुलस है इसकी एंडोथीलियम, ऐसी एपिथीलियम जो कि एपिडर्मिस से बनी हुई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐसी एपिथीलियम जो कि एंडोडर्मिस से बनी हुई है, एंडोडर्म से बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। फिर है यहाँ पर नीचे बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल में एपिथीलियम की बात करेंगे। ये बोमेंस कैप्सूल इसकी एपिथीलियम की बात करेंगे, और बीच में आएंगे बेसमेंट सब्सटेंस। तो 3 चीजें लेनी है आपने। सबसे पहले तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम है, उसके अलावा बोमेंस कैप्सूल की जो एपिथीलियम है, और बीच में इनके जो सब्सटेंस है बेसमेंट सब्सटेंस, मतलब इन दोनों लेयर्स के बीच में जो मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर्स ही क्या करवा रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवा रही है। कैसे करवा रही है, सबसे पहली बात तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल क्यों है ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए, वो है यहाँ पर एक प्रेशर बनता है। कैसे, ये जो एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेकर आती है इसका डायमीटर बड़ा होता है, और जो इफरेंट ब्लड वापस लेकर आती है इसका डायमीटर छोटा होता है। तो ब्लड यहाँ जब आता है तो अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, और 3 लेयर कौन सी रिस्पॉन्सिबल है ये भी आपने देख लिया। अब ये देखो बोमेंस कैप्सूल के अंदर ना कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। और ये पोडोसाइट्स इस वे में अरेंज होते हैं कि बीच में कुछ स्पेसेस छोड़ देते हैं, गैप छोड़ देते हैं, जिनको हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स बोलते हैं। यानी कि एपिथेलियल सेल्स जो है बोमेंस कैप्सूल के, उनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। वो इस वे में अरेंज्ड है कि बीच में कुछ माइन्यूट स्पेसेस छोड़ देते हैं, जिनको फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बोलते हैं। अब 1 मिनट के अंदर किडनी जितना फिल्ट्रेट बनाती है ना, उसको हम GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिनट के अंदर किडनी जितना फिल्ट्रेट बना रही है, ग्लोमेरुलर से जितना फिल्ट्रेट पास हो रहा है, उसको हम GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बोल देते हैं। कितना होता है ये, तो देखो एक हेल्दी इंडिविजुअल में ये लगभग होता है 1 मिनट में बनता है 125 ml, और पूरे दिन में क्या 125 ml, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 180 लीटर एक दिन में बन जाता है। अब एक और बात है, आपने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में कि कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, तो ये होती है लगभग 5000 से 5500 ml तक, इतनी होती है ना, 5 लीटर के आसपास। लेकिन किडनी में जो ब्लड पर मिनट एंटर कर रहा है वो है 1100 से 1200 ml, मतलब कार्डियक आउटपुट का 1/5 ऑफ ब्लड एंटर कर रहा है किडनी में।
ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज आप पढ़ो, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस ना इस जीएफआर की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट की रेगुलेशन करवाता है। कैसे करवाता है मैम? तो ये देखो, देखो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस क्या है, ये इसको हम इधर कर देते हैं एक बार, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो देखो जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है वो कैसे बनता है, ये बनता है एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीडी के बीच में एक सेंसिटिव रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से ये जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस बनता है, और इसका एक रोल भी है जिसको हम पढ़ेंगे। होता क्या है ना, डीसीडी में कुछ सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जो सेल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, और एफरेंट आर्ट्रियोल में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जो सेल्स बनते हैं वो बनते हैं जेजी सेल, और ये मिलकर बना देते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस। इसका काम तो बॉडी में लगभग किडनी में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का होता है, और जेजी सेल्स का काम क्या होता है, जैसे ही जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट में थोड़ी सी भी कमी आई, फॉल हुआ, इसकी मतलब ये डिक्रीज हुआ, तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे रेनिन। याद रखना, अगर तुम्हें कोई बोल दे RENIN तो वो गलत हो जाएगा, वो रेनिन अलग है, ठीक है। ये रेनिन क्या करता है, ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जीएफआर को दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन में ले आता है, और ये कल के लेक्चर में आप पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा काम देखो क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का। हमने ऊपर पढ़ा कि 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है, पर एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है। क्या आप 180 लीटर यूरिन एक दिन में कर सकते हो? पॉसिबल है? नहीं ना। हम एक दिन में सिर्फ 1.5 लीटर के आसपास यूरिन करते हैं, ठीक है। जो यूरिनेशन होती है हमारी 1.5 लीटर के आसपास होती है, तो 180 जो बन रहा है इसका क्या हो रहा है, मतलब कि ये चीजें दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो रही। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना भी फिल्ट्रेट बनता है उसमें से 99% फिल्ट्रेट तो रीअब्सॉर्ब होता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, और सिर्फ लास्ट में जो बचता है 1.5 लीटर के आसपास यूरिन जो है वो हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है रीअब्सॉर्प्शन का, ये बहुत सिलेक्टिव है, मतलब नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से रीअब्सॉर्प्शन होगा, और सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में होगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, मुझे दोबारा बनाने की तो जरूरत नहीं है। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये प्राइमरी साइट है रीअब्सॉर्प्शन की। तो कोई भी तुमसे पूछ ले, बताओ बच्चों प्राइमरी साइट क्या है रीअब्सॉर्प्शन की, तो तुम कह देना पीसीटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन यहीं पर हो रही है। यहाँ पर ना सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट और लगभग 70 से 80% वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब ये रीअब्सॉर्प्शन एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी। एक्टिव मतलब ये एनर्जी खर्च करेगा, यानी एटीपी का खर्चा करेगा, और पैसिव मतलब यहाँ पर कोई भी एटीपी यूज नहीं होगी। तो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किस किस चीज की होती है, याद कर लो, नैरोलेक पेन से दीवार पे लिख लो। ग्लूकोज की होती है, अमाइनो एसिड्स की होती है, आयंस की होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, और वाटर की भी एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है। वाटर की तो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन भी होती है, पैसिव भी होती है। पैसिव रीअब्सॉर्प्शन, पैसिव मतलब बिना एटीपी खर्च किए, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, यानी ज्यादा से कम वाले रीजन में। ये किसकी होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट की होती है, ठीक है। तो वाटर की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो नेफ्रॉन के इनिशियल पार्ट्स में, शुरू के पार्ट्स में पैसिवली भी हो जाती है। तो ये पीसीटी की बात थी। फिर हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनले का काम उसमें नहीं है, रीअब्सॉर्प्शन में नहीं, यूरिन को कंसंट्रेट करने में। यूरिन को कंसंट्रेट करने का क्या मतलब है कि यूरिन जो बॉडी से रिलीज हो रहा है उसमें पानी का अमाउंट कम हो, क्योंकि हम चाहेंगे हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब कर ले, बचा ले। हम क्यों वेस्ट करें यूरिन में पानी को, है ना। तो यूरिन में जो यूरिन फॉर्मेशन में जो रीअब्सॉर्प्शन का काम है, रीअब्सॉर्प्शन का कोई खास काम हेनलेज लूप में नहीं होगा। हेनलेज लूप कंसंट्रेशन करवाती है, कंसंट्रेटेड बनाती है यूरिन को। कैसे, देखो ये हेनलेज लूप की डिसेंडिंग लिम्ब है, और ऊपर जो जाती हुई लिम्ब है वो क्या है, असेंडिंग। याद रखना मेरी बात, बिल्कुल गांठ बांध दो, जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मतलब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल है वाटर के लिए, और वाटर के लिए परमिएबल है, पर इम्परमिएबल है आयंस के लिए। अब खुद सोचो, आपको अगर कोई चीज कंसंट्रेटेड बनानी है, आप उसको कैसे कंसंट्रेटेड बना सकते हो, या तो उसमें से पानी रिमूव करते जाओ या सोल्यूट और डालते जाओ। तो अब क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे पानी रिमूव होता जाएगा, ये यूरिन, ये फिल्ट्रेट जो है, यूरिन नहीं, यूरिन तो हम कलेक्टिंग डक्ट में बाद में बोलेंगे, पहले जो है वो फिल्ट्रेट है। ये फिल्ट्रेट क्या होता जाएगा, और कंसंट्रेटेड होता जाएगा। तो याद रखना, हेनलेज लूप का काम यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में, इसका रीअब्सॉर्प्शन में कुछ खास काम नहीं है, 5-1% होगा बस। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल है वाटर के लिए, और असेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाती हुई लिम्ब क्या है, इम्परमिएबल है वाटर के लिए, पर परमिएबल है सॉल्ट्स के लिए। यानी ये जो नीचे आती हुई लिम्ब है इसमें से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो ये कंसंट्रेट करेगी यूरिन को, और ऊपर जाती हुई लिम्ब है इसमें से क्या निकलेंगे, इसमें से सॉल्ट्स वगैरह जैसे कि सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस, ये सब निकलेंगे। फिर आ जाओ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
बच्चों देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या कह रहा है, भाई मैं एब्जॉर्प्शन तो कर दूंगा, रीएब्जॉर्प्शन तो कर दूंगा, पर तुम्हें सारा काम तुम पीसीटी से ही करवा लो, अगर थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा सिचुएशंस में मेरी जरूरत है तो हाँ भाई मैं करवा दूंगा, वैसे मुझे याद मत करना, लेकिन इमरजेंसी है कुछ तो मैं कर दूंगा हेल्प। यानी जब पानी को बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, याद रखना किसी कंडीशन में जो रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कुछ हार्मोन। पहला हार्मोन बिल्कुल मत्थे पे चिपका लो अपने, याद करो पहला जो हार्मोन है वो है एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। प्यार से जैसे तुम्हारा नाम गोलू, पिंकी, रीनू होता है ना, ऐसे ही इसका नाम क्या है, इसका एडीएच का नाम प्यार से क्या है, वैसोप्रेसिन भी है। इसको कौन रिलीज करता है, तो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास, और न्यूरो हाइपोफाइसिस एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन को रिलीज करता है। ये वैसोप्रेसिन क्या करेगा, ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा लेगा, डायूरेसिस को प्रिवेंट करवाएगा। डायूरेसिस होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ये डायूरेसिस होने ही नहीं देगा, ये कहेगा नहीं नहीं वाटर को रीएब्जॉर्ब करो, बाहर बॉडी से भेजना ही नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है, और ये एल्डोस्टेरोन डीसीटी में सोडियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन करेगा। तुमने फिल्ट्रेशन पढ़ ली, रीएब्जॉर्प्शन पढ़ ली, क्योंकि 180 लीटर फिल्ट्रेट बना था, पर इतना यूरिन तो तुम नहीं कर पाओगे, है ना, तो रीएब्जॉर्प्शन होना था, रीएब्जॉर्प्शन भी पढ़ ली। अब यहाँ पर ना कुछ कुछ सब्सटेंसेस की सिक्रीशन भी होती है, और ये सिक्रीशन की होती है ताकि बॉडी में आयनिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी यानी एसिड बेस बैलेंस भी बना रहे। तो सिक्रीशन किन की होती है, H पॉजिटिव आयंस और अमोनियम आयंस। क्लियर है। फंक्शंस ऑफ टिब्यूल, वैसे तो देखो सारा कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है पिछले टॉपिक में, इसको अलग से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंटरकनेक्टेड है, इसको फटाफट से करते हैं। कुछ चीजें तो मैंने आपको बता भी दी। देखो ये ना पहले आपके पास क्या है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, और कुछ ये आयंस वगैरह दिए हुए हैं जो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या चीजें। ठीक है, एक ट्रिक बताती हूँ, ये नीचे जो भी चीजें दी हुई है ना, ये हो रही है सीक्रेट, ये क्या हो रही है सीक्रेट, और ये जो ऊपर चीजें दी हुई है ये हो रही है एब्जॉर्ब, ये क्या हो रही है री एब्जॉर्ब। तो अब देखो ये क्या बना हुआ है, ये पीसीटी बना हुआ है। हमने अभी ऊपर कहा पीसीटी में 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, साथ ही साथ सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो अब देखो पीसीटी में किस किस चीजों की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, HCO3 नेगेटिव आयंस की, NaCl की, H2O की, न्यूट्रिएंट्स की, पोटेशियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। पर साथ ही साथ ताकि यहाँ आयनिक बैलेंस बना रहे, पीसीटी में कुछ सीक्रेट भी हो रहा है, वो क्या है, H पॉजिटिव और NH3 अमोनियम आयंस और H पॉजिटिव। साथ में आप देख सकते हो ये डिसेंडिंग लिम्ब, मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के लिए, तो यहाँ से क्या वो हो रहा है, यहाँ से वाटर परमिएबल के लिए, परमिएबल है डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए, तो वाटर यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब NaCl के लिए। डीसीटी में आप देखो मैंने क्या कहा, नीचे वाला सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट क्या हो रहा है, K पॉजिटिव और H पॉजिटिव, साथ साथ रीएब्जॉर्ब क्या हो रहा है, NaCl, H2 और HCO3 नेगेटिव। मैंने क्या कहा था, यहाँ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर और आयंस की, किसकी प्रेजेंस में, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी वैसोप्रेसिन की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ में दूसरा क्या था, एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में। तो चलो ये डायग्राम हमने देख लिया, इसको भी देखते हैं। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पहली बात तो ये लाइंड किससे है, तो ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम से लाइंड है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देगी। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मतलब यहाँ पर माइक्रोविलाई वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आयनिक बैलेंस के लिए याद रखो सिक्रीशन होगी H पॉजिटिव आयंस के लिए, और NH3 की रीएब्जॉर्प्शन होगी HCO3 नेगेटिव आयंस। बाकी आप पढ़ चुके हो, बाकी भी आप पढ़ चुके हो ना ऊपर पैराग्राफ में कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह वाटर वगैरह की रीएब्जॉर्प्शन होगी। फिर आ जाओ जी हेनलेस लूप। हेनलेस लूप तो यूरिन को कंसंट्रेट करवा रहा था। डिसेंडिंग लिम्ब हमें पता है परमिएबल है वाटर के लिए, असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है वाटर के लिए, पर परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। डीसीटी में बच्चों तुम्हें पता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है किसकी, सोडियम आयंस की और वाटर की, साथ ही साथ यहाँ रीएब्जॉर्प्शन होती है बाइकार्बोनेट आयंस की, और सिलेक्टिव सिक्रीशन होती है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और NH3 की, ताकि pH और आयनिक बैलेंस यहाँ पर बना रहे। कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है लॉन्ग डक्ट है, जो कि कोर्टेक्स से ऊपर, कोर्टेक्स से अंदर बिल्कुल मेडुला तक आ रही है, और यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। ADH यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्ब करवाता है। यहाँ ना कुछ अमाउंट में यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और यहाँ सिक्रीशन क्या होगी H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयंस की। ये डायग्राम आप याद रखना, इसकी ट्रिक भी याद रखना। ये जो है वो क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ये सीक्रेट हो रहा है, ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ से यूरिया। ठीक है, क्लियर है।
ये आज के हमारे दोनों टॉपिक थे। देखो कितनी इजीली हमने शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ लिए। अब इसी को हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे, लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस पक्का मैं ऐसे दूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिकॉल करने का मौका मिले, और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। देखो लिखा हुआ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, 3 प्रोसेसेस है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सीक्रेशन, और ये डिफरेंट पार्ट्स में हो रहा है नेफ्रॉन के। फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फिल्टर होगा जिसको ग्लोमेरुलस करवाएगा, इसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल रहे हैं। एक टाइम पे 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रहा है, 1100 से 1200 ml। याद करो कार्डियक साइकिल में कार्डियक आउटपुट कितना था, 1 मिनट में 5000 से 5500 ml, यानी किडनी के पास जो फिल्ट्रेट बनने के लिए ब्लड आ रहा है वो 1/5 है कार्डियक आउटपुट का। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो फिल्ट्रेशन करवाएगी वो ब्लड यहाँ पर एक प्रेशर बनने की वजह से करवाएगी, और ये जो फिल्ट्रेशन होगी 3 लेयर्स की वजह से होगी। पहली लेयर है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की एंडोथेलियम, दूसरी है बोमेस कैप्सूल की एपिथेलियम, तीसरी है इन दोनों लेयर्स के बीच में बेसमेंट मटेरियल। क्लियर है? बोमेस कैप्सूल के जो सेल्स हैं उनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। वो ऐसे इंट्रिकेट मैनर में अरेंज है कि बीच में कुछ पोर्स यानी कि स्लिट पोर्स छोड़ देते हैं जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है। ब्लड इतनी फाइनली फिल्टर्ड होता है कि ब्लड प्लाज्मा के सभी चीजें एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन, सभी चीजें क्या हो जाती है, इसमें से पास हो जाती है। तो क्वेश्चन आएगा क्या पास क्या नहीं होता फिल्ट्रेट में प्लाज्मा से जब कंपेयर करें, तो उसमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब इतनी फाइन फिल्ट्रेशन है तो प्यार से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल दिया। फिर आता है हमारे पास, वो कह रहा है 1 मिनट में किडनी जितना ग्लोमेरुलस जितना फिल्ट्रेट बना रहा है ना, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बोलते हैं, और ये 1 मिनट में 125 ml बनता है, एक दिन में 180 मिलता है। पर क्या हम एक दिन में 180 लीटर यूरिन रिलीज करते हैं? नहीं ना, हम तो 1.5 लीटर यूरिन रिलीज करते हैं। मतलब कि 99% जो यूरिन है वो क्या होता है, 99% जो फिल्ट्रेट है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। याद रखना, इनिशियली तो हम इसको फिल्ट्रेट ही बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद इसको हम यूरिन बोलेंगे। ठीक है, मैंने भी 1-2 बार गलती से यूरिन बोल दिया, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, फिर हमने जेजी के बारे में पढ़ना है, ग्लोमेरुलर जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में पढ़ना है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस एक सेंसिटिव रीजन है जो किसकी वजह से बन रहा है, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुछ सेलुलर मॉडिफिकेशन हो रही है, मैंने ऊपर बताया मैक्यूला डेंसा, और एफरेंट आर्ट्रियोल में भी कुछ सेलुलर मॉडिफिकेशन हो रही है जो जेजी सेल बना रहे हैं, और इन दोनों के सेंसिटिव एरिया को हम जेजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बोलते हैं। जब भी कभी जीएफआर डिक्रीज होगा तो ये जेजी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और क्या सीक्रेट करेंगे, रेनिन सीक्रेट करेंगे, जो जीएफआर को नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल सिचुएशन पे ले आएंगे। क्लियर है? अब वो क्या कह रहे हैं, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट्स के, वो एक्टिव और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंसेस, मतलब कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, ये रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं एक्टिवली, मतलब यहाँ एटीपी की जरूरत होगी, और नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, पैसिवली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। फिर अब ताकि यहाँ पर ऑस्मोटिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस बना रहे, तो कुछ चीजें सीक्रेट भी होती हैं। क्लियर है? जैसे H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनियम आयंस। लास्टली हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल में आपने सबसे पहले पढ़ना है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी किससे लाइंड है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड है, जो सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा रही है। यहाँ पर सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस बनाने में हेल्प करिए, कैसे, कुछ सिलेक्टिव सिक्रीशन करके हाइड्रोजन आयन की, अमोनिया की, और एब्जॉर्प्शन करवा रही है HCO3 नेगेटिव आयंस की। फिर बच्चों आ जाओ हेनलेस लूप में। हेनलेस लूप में रीअब्जॉर्प्शन तो मिनिमम है 4-5% है। इसका काम क्या है, ये मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कल के लेक्चर में ये लाइन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब हेनलेस लूप का मैंने बताया था, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के लिए, पर इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स के लिए, और असेंडिंग लिम्ब ऊपर जाती हुई लिम्ब ये परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, पर इम्परमिएबल है वाटर के लिए। क्लियर है? फिर आ जाओ डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने कहा था डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिर्फ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी जब पानी बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है, यूरिन को बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड करने की जरूरत है, और ये रीअब्जॉर्प्शन कुछ हार्मोन्स की प्रेजेंस में होगी, जैसे कि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जिसको वैसोप्रेसिन भी बोल रहे हैं, एल्डोस्टेरोन। याद रखना एडीएच कहां से रिलीज होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा एड्रीनल कॉर्टेक्स से। डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है HCO3 नेगेटिव आयंस की, सिक्रीशन हो गया हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस की, और साथ ही साथ अमोनियम आयंस की, ताकि पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना रहे। ये हम ऊपर शॉर्ट नोट्स और डायग्राम के थ्रू भी समझ चुके हैं। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में वो क्या कह रहा है कि ये एक लॉन्ग डक्ट है जो कोर्टेक्स से लेके इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक जा रही है।
यहाँ पर भी वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है एडीएच के इन्फ्लुएंस में, और ये यूरिन को कंसंट्रेटेड करवाने में हेल्प करता है और ज्यादा वाटर वगैरह रीएब्जॉर्ब करवा के। इधर से ना कुछ अमाउंट में यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाता है ताकि ऑस्मोलैरिटी आयनिक बैलेंस बना दे। फिर पीएच और आयनिक बैलेंस बनाने के लिए सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयंस की। देखो समझने के बाद एक बार तो तुम्हें लिख लिख कर इसके रट्टे लगाने पड़ेंगे। ये था हमारे आज के टॉपिक, और अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप उसको 2 ही मिनट दूंगी मैं आपके, आप उसको ज्वाइन करो। रोज रात को वहां 10 बजे से पहले 10 MCQ डलते हैं। जैसे जैसे पेपर पास आएगा हम 15 MCQ डालेंगे, और यकीन मानो जब आप कंसिस्टेंसी से खेल खेल में ही सही कोई काम करते हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। 10 MCQ लगाओ डेली, एक रूटीन बनता है यार, खेलते खेलते लगा लो 300 MCQ हो जाएंगे पूरे महीने के। ये प्यारे प्यारे सुंदर नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम में और भी एक्स्ट्रा काफी सारे नोट्स हैं जो बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करते हैं। आपने हमारे मेंटरशिप के अगर रिव्यूज नहीं देखे हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में, तो आपका सीरियसली जहां भी आप लैग कर रहे हो ना, हमारी मेंटरशिप उसको पूरा कर सकती है। यकीन नहीं हो रहा, हम तो प्रूफ के साथ बात करते हैं। आप रिव्यूज देखो टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। जिन जिन चीजों की आपको कमी है ना, कि रूटीन नहीं बन रहा, लेक्चर्स नहीं लग रहे, रिवीजन नहीं हो रही, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही, मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो रही, टेस्ट की तैयारी नहीं हो रही, आप लोग टेस्ट से एक दिन पहले भी सिर पकड़कर बैठे रहते हो, और हमारे बच्चे लिटरली टेस्ट से पहले उन चीजों को 4 बार 5 बार कर लेते हैं। यकीन नहीं आता, जाकर देखो कैसे हम उनके आर बाय आर पूरा डे प्लान करते हैं, डेली क्वेश्चंस कितने लगाने हैं ये प्लान करते हैं, डेली टारगेट्स असाइन करते हैं, और प्रॉपर एक मेंटरशिप चलती है। सीट्स हमारी हम कभी भी 30-32 से ऊपर होने नहीं देते हैं। तो अगर ज्वाइन करनी है तो 1-2 सीट्स हम हमेशा अवेलेबल रखते हैं, ठीक है। और अगर ज्वाइन करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, या फिर मेल मुझे आप कर सकते हो byql07@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल ID डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस को 2-3 क्वेश्चंस इसमें जरूर ऐसे होंगे जिसका आंसर मैं आपको कहूंगी कि आप दो, और कमेंट सेक्शन में मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूंगी कि आपने सही किया है या नहीं। बाकी मुझे अपना स्कोर जरूर बता देना। देखो अब क्या है, यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनटू द किडनी थ्रू। कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, ये जो किडनी का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ एक कनकेव सरफेस होता है जिसके थ्रू यूरेटर ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह एंटर कर रही होती है। इसको हम बोलते हैं हाइलम। आई होप आपका ये करेक्ट होगा और आपने स्क्रीन पोस्ट करके इसको देखा होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रोन इज ग्रीन ग्लैंड, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, किडनी या नेफ्रीडिया। क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड, यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। फिर वो बोल रहा है ब्रश बॉर्डर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऊपर अभी पढ़ा है, क्या ब्रश बॉर्डर हमें नेक ऑफ नेफ्रॉन में मिलता है? नहीं। क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में मिलता है? नहीं। जब ये दोनों नहीं हुए तो ऑल ऑफ द अबव का तो सवाल ही है। ये हमें मिलता है पीसीटी में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है, कौन सी ब्रांच आती है रीनल आर्टरी की? तो एफरेंट आती है। और ब्लड ग्लोमेरुलस से कैरिड अवे किसके थ्रू होता है? तो इफ्रेंट के थ्रू होता है। तो ए आ जाएगा अपने पास एफरेंट, और बी आ जाएगा अपने पास इफ्रेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। वासा रेक्टा एंड ट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा ट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड। मैंने आपको क्या कहा था? इफ्रेंट जाते जाते, इफ्रेंट आर्ट्रियोल जाते जाते पूरे नेफ्रॉन के पास एक पेरिट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें से एक यू शेप कैपिलरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो ये किसके आसपास घूम रही है? लूप ऑफ हेनले के आसपास ये घूम रही है। हाँ, फिर देखो, चूज द मिसमैच्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बोमेंस कैप्सूल क्या कर रहा है? क्या बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करवा रहा है? आप देखो, पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है सोडियम और पोटेशियम आयंस की, वो कह रहा है डीसीटी रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है ग्लूकोज की, और लूप ऑफ हेनले यूरिन कंसंट्रेशन करवा रहा है। बिल्कुल सामने आंसर है, बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दो। फिर वो कह रहा है पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, पोडोसाइट्स क्या थे? मैंने क्या कहा था? बोमेंस कैप्सूल की जो एपिथेलियम है उसके सेल्स को हम पोडोसाइट बोलते हैं। ये पोडोसाइट्स इस वे में अरेंज होते हैं कि ये स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स बना देते हैं जिसके थ्रू फिल्ट्रेट पास होता है। तो ये पोडोसाइट्स हमें कहाँ मिलते हैं? ये बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम में मिलते हैं। आगे देखो, आउट ऑफ द 4 पार्ट्स गिवन बिलो विच पार्ट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। माय बैड, ये टॉपिक कल होना है पर मैंने आज क्वेश्चन डाल दिया। इससे अगर आप ड्रॉपर वगैरह हो तो, और लास्ट में बिल्कुल नीट के लास्ट में जब हर जगह से मैराथन वगैरह से पक चुके हो, जहां पता चल रहा है कि एनसीईआरटी इतनी इजी वे में छोटे से लेक्चर्स में करवाई जा रही है, तब ये लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको रिकॉल करने में भी हेल्प हो सकती है इससे। इसका आंसर मैं आपको बता सकती हूँ, कल भी हम करेंगे इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा इसका आंसर है। तो ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा। द कॉर्टेक्स एरिया ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर आर फाउंड इन,
ये कल वाले लेक्चर से क्वेश्चन है। अब इसका आंसर तुम अगर मुझे देते हो कमेंट सेक्शन में तो मैं समझ जाऊंगी तुमने कल का लेक्चर भी देखा। ठीक है, तो क्या लिखा है, कोर्टेक्स एरिया ऑफ किडनी ऑल स्ट्रक्चर आर फाउंड एक्सेप्ट बोमेंस कैप्सूल, डीसीटी मेजर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, मालफिजियन बॉडी। देख लो भाई क्या मिलता है और क्या नहीं बनता। ठीक है, आगे देखो अगला, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O इन डीसीटी इज कंट्रोल बाय। मैंने क्या कहा था, डीसीटी क्या, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या कहेगा कि भाई साहब जब मेरी जरूरत है तभी मुझे याद करना, बिल्कुल मेरे बिना जब काम ही ना चले कि वाटर तुम एब्जॉर्ब और तुम्हें करवाने की नीड है तभी मुझे याद करना, नहीं तो मुझे नींद से मत जगाना। वो था डीसीटी, यानी डीसीटी में कंडीशनल एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी वाटर और आयंस की। किसकी प्रेजेंस में, दो हार्मोन बच्चों यहाँ पर हमने पढ़े थे, एक एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको प्यार से वैसोप्रेसिन बोल रहे थे, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, बताओ दूसरा क्या पढ़ा था, अभी इतनी बार बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या यहाँ एसीटीएच होगा, नहीं, और ऑक्सीटोसिन होगा, नहीं, रेनिन, नहीं, तो ये आ जाएगा एडीएच। तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं और दूसरा क्या था, एल्डोस्टेरोन था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होने के लिए आया, उसने जो फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल में भेजा, उसके अंदर क्या है, ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन। देख सकते हैं हम, प्लाज्मा विदाउट शुगर, ये तो नहीं हो सकता, ब्लड विद प्रोटीन, बिल्कुल गलत, ब्लड विदाउट यूरिया। भाई साहब यूरिया को तो रिमूव करवाना है, उसके बिना कैसे होगा, फिल्ट्रेट यूरिया को तो रिमूव करवाने के लिए पूरी कथा चल रही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। व्हाट फॉर द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल। मैंने क्या कहा था बच्चों, ये लूप ऑफ हेनले है, ये इसका डिसेंडिंग पोर्शन है, ये इसका असेंडिंग पोर्शन है। डिसेंडिंग पोर्शन परमिएबल है वाटर के लिए, इम्परमिएबल है आयंस के लिए। असेंडिंग पोर्शन परमिएबल है आयंस के लिए, सोडियम आयंस के लिए, और इम्परमिएबल है वाटर के लिए। तो असेंडिंग ऊपर जाती हुई लिम्ब का पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज होगा नहीं, अमोनिया होगा नहीं, वाटर होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम आयन। तो देखो इतनी जल्दी हमने 2 टॉपिक शॉर्ट नोट और एनसीईआरटी के साथ कवर कर लिए। हमने टोटल क्वेश्चन लगाए हैं 12, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। बाकी आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट मैम जरूर लिखना। कल ये लेक्चर अपना खत्म है और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, यानी लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सच्ची बता रही हूँ, यू आर मिसिंग ऑन एवरीथिंग। अगर आपने हमारी मेंटरशिप के रिव्यूज अब तक नहीं देखे तो जल्दी से जाओ, टेलीग्राम को फॉलो कर लो एमसीक्यू के लिए, नोट्स डाउनलोड कर लो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम में देख सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, हमारी A to Z बायोलॉजी सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम 1 मिनट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। उसको भी आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देख सकते हो। तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर के लिए। याद से टेलीग्राम पे क्वेश्चन लगाना और इधर भी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना। थैंक यू सो मच, टाटा। आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही तो तरीके ढूंढो अच्छी चलाने के, और आगे भी अच्छी चलती रहे और तुम एक अच्छे से रैंक के साथ अच्छे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सको। थैंक यू सो मच।